Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today the date is 12 December, so let's get started. And I'm sorry कि ये न्यूज़पेपर डिस्कशन इतना लेट अपलोड हो रहे हैं, बट इट्स जस्ट टिल 20th दिसंबर, उसके बाद सब कुछ टाइमली होगा। ओके, तो चलिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि मैं आपसे शुरू से कह रहा था, इस केस को ज़्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड ही करेगा ये सारा जो चेंज किया गया है जम्मू कश्मीर में, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, एंड कोर्ट ने वही कह दिया है कि यस, जो भी हुआ है सब कुछ ठीक है, सब प्रोसीजर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हम मैं आपको ये डिस्कशन यहाँ बॉल बाय बॉल कमेंट्री की बजाय डायरेक्टली करवा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली है क्या ये। तो पहली बात तो ये, वन थिंग आई कैन अश्योर कि आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इंटरव्यू में पूछा जाए दैट इज वन थिंग। ओके, ये आपके GS 2 का पार्ट होता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। अब देखिए, पहली बात तो ये डिसीजन किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे 34 जजेस हैं टोटल, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मिनिमम 5 जजेस होना जरूरी है। ठीक है, मिनिमम 5 जज जरूर होंगे अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है मतलब वो कुछ ऐसी चीज को एग्जामिन कर रही है जिसका सीधा सीधा रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। ओके, अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा है, पहले इस मैटर को जान लेते हैं कि जो पेटिशनर्स आर्ग्यूमेंट लेकर आए थे कि ये जो चेंजेस किए गए ऑन 5 अगस्त 2019, ठीक है, वो कह रहे थे कि इसमें जो प्रोसीजर है ये तरीके से फॉलो नहीं किया गया है। तो उनके आर्ग्यूमेंट जान लेते हैं पहले। सी, अंडर आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3, इसमें क्या था कि प्रेसिडेंट के पास पावर दी गई थी दैट वो चेंजेस कर सकते हैं बट विथ कंसेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उससे कंसेंट लेकर प्रेसिडेंट इस आर्टिकल में, आर्टिकल 370 में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई थी अंडर आर्टिकल 70 क्लॉज 3। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? नो सी, अब हुआ क्या है कि 1957 में जम्मू कश्मीर ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया, और फिर उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो हो गई डिसॉल्व। ओके, तो अब तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही नहीं, राइट? तो ये पेटिशनर का आर्ग्यूमेंट ये था कि अब ये डिसॉल्व हो चुकी, यानी कि जो भी प्रोविजंस किए गए यूनियन और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, वो प्रोविजन सब परमानेंट हो जाते हैं। दैट मीन्स पेटिशन यहाँ पे आर्ग्यू कर रहे थे कि ये जो आर्टिकल 370 है, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1957, ये परमानेंट हो गया है। क्लियर? दिस इज वन थिंग। दूसरा पेटिशनर का आर्गुमेंट था कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन सेंटर एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये एक यूनिक तरह की रिलेशनशिप है, इसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। थर्ड, आर्टिकल 370 जो था उसमें एक प्रोविजन ये भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी अपना कोई लॉ, पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ एक्सटेंड करना होता था जम्मू कश्मीर पे, तो सेंटर ने अपना लॉ बना दिया पार्लियामेंट से, उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी वो भी एक लॉ इनेक्ट करेगी, सिमिलर लॉ। ओके, इस लॉ को, सेंटर के लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जब तक जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली अपना एक अलग से लॉ नहीं बनाएगी उसी चीज पर, सेम लॉ, तब तक सेंटर का लॉ वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होगा। और यही रीजन था कि अभी तक जो रिजर्वेशंस वगैरह के प्रोविजंस थे ट्राइब्स के लिए, वो वहां इंप्लीमेंट नहीं हो रहे थे। क्लियर? अब उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर 2018 के आसपास महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट गिर जाती है, बीजेपी सपोर्ट खींच लेती है, और जो गवर्नर थे वहां पर, आई थिंक उस टाइम सत्यपाल मलिक जी थे जो गवर्नर थे, वो क्या करते हैं, पहले अंडर दी जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ओके, रिमेंबर दिस थिंग, पहले जब सरकार गिरी वहां पर, तो अंडर जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर गवर्नर ने अपना रूल स्टैब्लिश किया। ओके, क्योंकि नॉर्म ये था कि पहले 6 मंथ तक गवर्नर रूल रहेगा वहां पर, बट अंडर जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इंडियन, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, 6 मंथ के, उसके बाद जाकर गवर्नर ने रिपोर्ट जमा की, ठीक है, रिपोर्ट सबमिट की प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने फिर वहां पर लगाया अंडर आर्टिकल 368 प्रेसिडेंट रूल। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 2019 में। अब यहां पर अगस्त 5 को क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लेके आती है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। इससे इन लोगों ने एक सेक्शन 367 इंसर्ट किया पहले तो, ठीक है। सेक्शन 367 ने क्या कहा इनको, सेक्शन 367 ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो वर्ड था कि जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, वो रेकमेंड करेगी, तब जाकर प्रेसिडेंट चेंज कर सकते हैं। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्लेस कर दिया विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? अब लेजिस्लेटिव असेंबली थी इस टाइम सस्पेंशन में, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लागू था।
अब लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंशन में थी, सस्पेंशन में, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की सारी पावर किसके पास आ गई? गवर्नर के पास। ओके, अब गवर्नर ने कर दिया ओके, हटा दो, ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली लेजिस्लेटिव असेंबली ने ओके कर दिया, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड को रिप्लेस कर चुके थे लेजिस्लेटिव असेंबली वर्ड से, ठीक है, वर्ड से खेला गया यहाँ पे, ओके। और ये वर्ड से रिप्लेस कर दिया यानी कि सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सैंक्शन मिल गया। और आर्टिकल 370 प्लस आर्टिकल 35A दोनों को कर दिया गया रिपील। ऑलराइट, ये हुआ था। आर्टिकल 35A क्या था? देखिए 35A से का रिलेशन था कि आप अगर वहां के, एक तो क्या है कि कश्मीर में तब चल रही थी ड्यूअल सिटीजनशिप सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है, कि आप जम्मू कश्मीर के परमानेंट सिटीजन हो, अगर परमानेंट सिटीजन, तभी आप वहां पर प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, ठीक है, तभी आप वहां पर स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। और अगर जम्मू कश्मीर की कोई विमेन, जम्मू कश्मीर की कोई विमेन बाहर शादी कर ले, आई थिंक सचिन पायलट जो राजस्थान से हैं, उनकी वाइफ शायद जम्मू एंड कश्मीर की ही है, ठीक है, आई थिंक वो अब्दुल्ला फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। तो उस केस में ये विमेन, शी विल लूज ऑल द प्रॉपर्टी राइट्स इन कश्मीर। ऑलराइट, यानी कश्मीर की लड़की से अगर आप शादी कर लेते हो फ्रॉम इंडिया कहीं से भी, ठीक है, तो उस लड़की की जो प्रॉपर्टी हो रही होगी जम्मू एंड कश्मीर में, इवन उसके पेरेंट्स के थ्रू मिली हो या उसने खुद परचेज की हो, वो प्रॉपर्टी से अपने राइट खो देती थी, ठीक है। ये तीनों चीजें होती थी इस आर्टिकल 35A में, तो इसको भी रिपील कर दिया गया। और ये सबसे बड़ा रीजन था कि कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं था कश्मीर में, ओके, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के राइट्स ऐसे थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में, आई थिंक हिमाचल में भी है, ओके, और मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी है, वहां की कल्चर, वहां की लोकल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। लेकिन इसका मिसयूज यहाँ के पॉलिटिशियंस ने बहुत ज्यादा किया, पैसा बहुत जाता था कश्मीर में। अगर आज आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे ना, कश्मीर की बहुत हाई थी एज कम्पेयर टू दोज ऑफ फ्रॉम यूपी और बिहार, बट उसके बाद भी वहां पर कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं, कुछ नहीं, बिकॉज पॉलिटिशियंस ने कश्मीर को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। एनीवे, 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? दो चेंजेस किए, एक तो आर्टिकल 370 में, दूसरा आर्टिकल 35A, ठीक है। इसके अलावा क्या किया? बाइफर्केशन कर दिया, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख अलग, जम्मू एंड कश्मीर अलग। इसके अलावा रिजर्वेशन के बेनिफिट्स को एक्सटेंड किया, दैट इज अंडर आर्टिकल 15 एंड 16, क्लियर। अब ये सारे मैटर पहुंचे जब कोर्ट में, तो कोर्ट ने यहां पर कहा है, अब कोर्ट ने क्या एग्री किया? कोर्ट ने कहा है कि देखिए पहले तो आप स्टेटहुड दीजिए जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को, क्योंकि सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे उस टाइम, उनकी बात पे अगर ट्रस्ट करें तो उनका कहना था कि वहां कश्मीर के जो लोग हैं, ठीक, पॉलिटिशियंस को हटाइए साइड में, जो लोग हैं कॉमन मैन, उनको आर्टिकल 370 जाने का इतना हर्ट नहीं हुआ है जितना कि स्टेटहुड छीनने का हुआ है। ऑलराइट, तो फर्स्ट थिंग इज, कोर्ट ने भी यही कहा है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड प्रोवाइड कीजिए। सेकेंड, कोर्ट ने डेडलाइन सेट कर दी है सितंबर 2024 की, कि इसके पहले आप इलेक्शन कंडक्ट करवा लीजिए। दिस इज सेकंड थिंग। एंड थर्ड थिंग, कोर्ट ने एग्री किया है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनाना बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहां तक? क्योंकि कोर्ट का यह कहना है कि देखिए जम्मू कश्मीर को कोई अलग से सॉवरेनिटी नहीं दी गई है, ठीक है, आपको अलग फ्लैग लगाने की अथॉरिटी दे दी है, ठीक है, बट आपको ये सॉवरेनिटी नहीं है, दिस इज जस्ट ए ऑटोनॉमी, ओके। सॉवरेनिटी नहीं दी गई थी, आपको सिर्फ ऑटोनॉमी दी गई थी, ठीक है। और इसने प्रेसिडेंट के जो ऑर्डिनेंस थे 2019 के, उनको बिल्कुल वैलिड कहा है, ओके। और उन्होंने कहा है कि 370 जो था ये कोई पार्ट नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। क्योंकि देखिए आर्टिकल 3, अंडर आर्टिकल 3 हमें क्या कहता है कि सेंटर चाहे तो स्टेट की बाउंड्रीज, स्टेट के नेम, ये सब चेंज कर सकता है। और कोर्ट ने बिल्कुल ओके किया है कि कश्मीर के केस में, क्योंकि अंडर आर्टिकल 3 क्या है? यूनियन, इंडिया इज ए यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ओके। और यूनियन के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसमें चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो आपका आर्टिकल 370 को बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट नहीं है, तो ये सब निकल के आया है इस जजमेंट के से आउटकम, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये मैटर एक ही बार में समझ में आ गया हो, क्योंकि आज पूरा न्यूज़पेपर लगभग इसी से भरा हुआ है, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको जितना सिंप्लीफाई कर सकूं इसको, मैंने उतना सिंप्लीफाई किया है आपके लिए, ओके। बाकी मैं अभी आपको गारंटी नहीं दे सकता, बट अगर वक्त मिलेगा तो हम इस पे एक पूरा मेन सीरीज में एक लेक्चर देख लेंगे। बाकी मैं अभी भी अश्योर कर रहा हूँ कि इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, ओके। It seeks the restoration of statehood to Jammu Kashmir and elections by September 30, 24. The decision to carve out Union Territory of Ladakh is valid. जम्मू कश्मीर, इट डज नॉट हैव एनी इंटरनल सॉवरेनिटी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो पेटिशनर्स थे इन्होंने दो चीज में डिफाइन किया था कि देखिए ये जो हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया था, तो हमने सिर्फ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी सरेंडर की थी, दैट इज करेंसी,
कम्युनिकेशन, ओके, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर। हमने सिर्फ ये एक्सटर्नल सॉवरेनिटी सरेंडर की थी इंडियन यूनियन को, इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं की थी। इंटरनल सॉवरेनिटी यानी जो इंटरनल मैटर्स, जो वहां की लोकल पॉलिटिक्स पूरी तरीके से चलाती है, ठीक है, उनके फाइनेंस वगैरह जो भी है। ओके, तो यहाँ पर कहा है कि जम्मू कश्मीर डज नॉट हैव इवन द इंटरनल सॉवरेनिटी, इट वाज जस्ट एन ऑटोनॉमी। ओके, नाउ दिस आर्टिकल 370 इज जस्ट ए फॉर्म ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म एंड नथिंग मोर देन। ठीक, इसके अलावा आर्टिकल 370 इज ओनली ए टेम्पररी प्रोविजन। President, under exercise of power given under Article 373, can unilaterally issue a notification that Article 370 ceased to exist. Okay, and when the Constituent Assembly was dissolved, it did not affect the President power to declare it inoperative. अब ये लोग जो कह रहे थे ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हो चुकी 1957 में, तो अब ये आर्टिकल परमानेंट हो गया, तो कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व भी हो गई तो इट डजंट मैटर, प्रेसिडेंट की पावर पर उससे कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। ऑलराइट, अब ये सच में सीरियस है यार, ये जेएनयू। ओके, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं यार कि स्टूडेंट जो होते हैं वहीं से तो निकल के आते हैं ना आपकी फ्यूचर पॉलिटिशियंस, तो उसमें फिर ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा देना कि आपने अगर प्रोटेस्ट किया तो आप पे 10,000 रुपये फाइन लग जाएगा, और फिर अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो आपको एक्सपेल भी किया जा सकता है, तो ये जेएनयू के लिए बहुत डेंजरस चीज आई है। जेएनयू स्टूडेंट्स विल नाउ बी फाइन 20,000 if they participate in a hunger strike, dharna or any form of protest within 100 meters of any academic and administrative complex। अब देखिए, बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट, प्लीज उन सब बातों में मत आना, वो टुकड़े टुकड़े गैंग इस तरह की जो चीजें चलाई जाती हैं। कन्हैया कुमार को आज तक उसी के लिए वो किया जाता है, जबकि खुद कोर्ट उसको क्लीन चिट दे चुका है, खुद होम मिनिस्टर ने उसको सिक्योरिटी दे रखी है, क्योंकि वो नहीं था वहां। खुद बीजेपी एमपी की वाइफ ने भी कहा कॉलेज में जब ये हुआ था, कुछ गलत लोगों ने आके नारे लगाए कश्मीर से रिगार्डिंग, एंड इंडिया तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के नारे लगे, बट कन्हैया कुमार वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर। ऑलराइट, सो प्लीज ऐसा नहीं है कि जेएनयू की जैसी इमेज मीडिया ने बना के दी है आपको, वो इमेज है, वैसा नहीं है। जेएनयू इज रियली रियली समथिंग एक्सेप्शनल, ड्रीम होता है वहां जाना लोगों का। ओके, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपका आपका काम है कि आप क्वेश्चन करें गवर्नमेंट को उसकी गलत नीतियों के खिलाफ, क्योंकि जब हैवी प्राइवेटाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट रही हैं, उनको जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिले हैं उस पर इम्पैक्ट कर रही है वो चीज सीधे सीधे, राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि ये सब चीजें स्टूडेंट्स ही क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही 2 साल 3 साल बाद ग्रेजुएट होकर जॉब सेक्टर में जाएंगे। एनीवे, अब यहाँ पे जरा कांग्रेस का स्टैंड देखिए। कर्नाटका में इनकी सरकार है, उन्होंने कास्ट सेंसस की जो रिपोर्ट है, अब उसको पब्लिश करने से मना कर दिया खुद उनके जो डिप्टी सीएम है शिव कुमार। तो नाउ अर्जुन खड़गे सेइंग कि आप तो वही कर रहे हो जो बीजेपी का स्टैंड है कि कास्ट सर्वे मत कराओ, रिजर्वेशन पे अटैक करते रहो, कास्ट वास्ट, मतलब एनीवे you can just see कि what exactly he said, Mr. Kharge, is that upper caste is united on this one issue that caste survey नहीं होना चाहिए, बस that's the single line he said। बाकी सब आपकी मर्जी पे छोड़ रहा हूं मैं कि आपको क्या सोचना है क्या नहीं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तीनों स्टेट में सरप्राइज दिया है बीजेपी ने सीएम के लिए, ओके, क्योंकि इनको हटाना सीरियसली बीजेपी ने इनको हटाकर शायद एमपी के वोटर्स के साथ सबसे ज्यादा गलत किया है। क्योंकि मैंने आपको पहले 2 आर्टिकल डिस्कस करके बताया है कि एग्रीकल्चर, मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर में जितने चीजें हुई हैं उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। नो डाउट स्कैम भी बहुत हुए, ठीक है, व्यापम स्कैम हुआ, अभी पटवारी घोटाला हुआ, सिक्स्थ रैंकर सामने आके कहती है कि हमें 15 लाख में पेपर मिला, थर्ड रैंकर सामने आके कहती है कि सॉरी, दैट थर्ड रैंकर शी डोंट नो व्हाट इज कैपिटल ऑफ एमपी, शी डोंट नो वेयर इज ओमकारेश्वर। रैंक वन, शी इज सेइंग मैंने सिर्फ लाइफ में एक ही एग्जाम दिया, यही पटवारी, इससे पहले कभी कोई परीक्षा नहीं दी, एंड शी गॉट फर्स्ट रैंक। ये मजाक नहीं है यार, सबको पता है क्या हुआ। एनीवे, वो सब ठीक है, पर हमने कल भी बात की थी कि इनके एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमने चीजों पे ध्यान दिया था कि पहला, सबसे पहले जो इंडिया लेवल पे भी करना चाहिए कि इरिगेशन हमें ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना चाहिए लोगों तक, ठीक है। नेक्स्ट इज रोबस्ट प्रोक्योरमेंट सिस्टम होना चाहिए, एंड थर्ड इज एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज शिवराज सिंह गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से की कई साल, एंड एमपी के फार्मर्स की हालत काफी बेटर है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं।
ओके, यहाँ पे ना ये उड़ीसा की सक्सेस स्टोरी शेयर की है, बट मैंने इसको पूरा पढ़ के देखा, मुझे ऐसा कोई नया पॉइंट नहीं मिला है। बिकॉज सी अनु गर्ग, शी वॉज डेवलपमेंट कमिश्नर एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, तो वैसी बात है कि उसको लेके सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा गया होगा। बट ये कालिया स्कीम को जान लीजिए। कालिया स्कीम एक तरह से आपको एग्रीकल्चर में जो इनपुट्स होते हैं वो देती थी, ठीक है। उसके लिए जो कॉस्ट लगती है, इनपुट कॉस्ट, उसके रिगार्डिंग, मतलब इट इज जस्ट सिमिलर टू रायतू बंधु स्कीम ऑफ तेलंगाना, ठीक है। जो कि आपको 10,000 रुपीज पर एकड़ देती थी फार्मर्स को एज ए इनपुट कॉस्ट, ताकि फार्मर को फिर जो एक होता है कि इनपुट के लिए ही उनको लोन लेना पड़ता है, क्रेडिट लेना पड़ता है एंड सो ऑन, तो उसमें थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो कालिया स्कीम वॉज रियली सक्सेसफुल स्कीम ऑफ उड़ीसा, राइट। इसके अलावा इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन पर भी काफी फोकस किया, और साथ में ही टू प्रमोट क्लाइमेट रेजिलियंस, राइट, disseminating scientific crop management practices through conventional and digital extension and increase non paddy crop cultivation। तो ये से रिगार्डिंग काफी सारी चीजें, ठीक है, चाहे वो नैनो यूरिया हो फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए, ठीक है, या वाटर यूज एफिशिएंसी को बेटर बनाने के लिए। तो वो सब मैं अपनी एग्रीकल्चर सीरीज जो चलती है मेंस 450 में, उसमें 10-11 लेक्चर बनाने हैं मुझे आपके साथ, अभी शायद 3 बने, तो वो उसमें चलता रहता है। ओके, तो ये उड़ीसा की सक्सेस स्टोरी आपकी उस काम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जो जजमेंट आया है ना, अब देखिए एक और बात, हमारे यहाँ काफी सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें 371 ए बी सी डी करके बहुत सारे स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं एंटी फेडरल नहीं हो जाता? यहाँ पे कह दिया है कि सेंटर एक प्रेसिडेंट रूल लगा दे किसी भी प्रोटेक्ट पर, ठीक है, और फिर ये कह दे कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल कि यूनिलेटरली वो कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, तो कल को फिर आप दूसरे स्टेट में भी कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट गया है ये थोड़ा सा एंटी फेडरल देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट कुछ ऑब्जर्वर्स का तो यही मानना है। दिस verdict legitimizes the subversion of federal principle, fails to appreciate historical context and undermine constitutional procedure। प्रोसीजर को लेकर ही सारा सियापा था ये। पार्लियामेंट, while a state is under president rule, can do any act, ठीक है। ये जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया ना कि पार्लियामेंट अगर कोई स्टेट प्रेसिडेंट रूल में है उस वक्त, तो इट कैन डू एनी एक्ट, बी लेजिस्लेटिव और एनी, एंड इवन वन विथ irreversible consequences on behalf of state legislature। कि दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कश्मीर के केस में तो आपने बोल दिए पॉइंट, बट अब इसी पॉइंट को इमेजिन करके देखिए दूसरे स्टेट के केस में, ठीक है, लाइक आर्टिकल 371 जी, ये किसके लिए है? ये आई थिंक मणिपुर के लिए है, राइट, नॉट श्योर, बट फिर भी देख लेना, मणिपुर या मिजोरम के लिए ही है, ठीक है। तो ऐसे आर्टिकल 371 ए से लेकर जी एच एफ तक बहुत से स्टेट के लिए, तो कल को फिर आप वहां प्रेसिडेंट रूल लगा के उसमें भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। केरल, जो आज की रूलिंग पार्टी है, जो सेंटर पे कई बार एक्यूज करती रहती है, केरल में केरला स्टोरी हम सब ने देखी, ठीक है, कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है, या बंगाल में लगा सकते हो आप कि वहां पर बहुत वायलेंस होता है एंड सो ऑन। तो कल को आप फिर इस तरह की चीजें दूसरे स्टेट के साथ भी कर सकते हो। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ना कोर्ट का, ये बहुत क्रूशियल है, ये जरूर कभी ना कभी फ्यूचर में भी दोबारा चैलेंज होगा। It has a grave implications for the right of state, permitting a range of hostile and irrevocable actions in absence of an elected body. Now, Constitution Order on August 5, 2019, applying the whole of Constitution to Jammu Kashmir and changing some definition, मैंने आपको बताई definition under Article 367, so that State Legislative Assembly could recommend the abrogation instead of its now dissolved Constituent Assembly originally envisaged in Article 373. The President could remove the state's special status without any recommendation. The court has reasoned that Constitution of India has been applied incrementally from time to time even after Constituent Assembly dissolved in 1957, and ये जो रिमूवल हुआ है, दिस इज जस्ट ए कल्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है, ऐसा नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इतने साल रूल करती रही तो उसने कुछ किया नहीं इसके फर्दर इंटीग्रेशन के लिए। 370 के बाद भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ रूल चेंजेस करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और भी प्रोविजंस को अप्लाई करते रहे। तो आप कह सकते हो कि सिंस 1957, जब से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई थी जम्मू कश्मीर की, तब से देयर वाज स्टेप बाय स्टेप इरोजन ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370, ठीक है। इरोजन तभी से स्टेप बाय स्टेप चल रहा था, 2019 में आकर वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन कर दिया गया। नाउ जम्मू कश्मीर को क्या स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे? तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था उनका,
रेसिडुअरी पावर लेजिस्लेचर के पास थी, जो कि इन जनरल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिडुअरी पावर सेंटर के पास है, यानी कि पार्लियामेंट के पास, ठीक है। जबकि वहां जम्मू कश्मीर ने रेसिडुअरी पावर अपने पास रखी और उन्होंने कहा कि हमने तो सिर्फ आपको फॉरेन अफेयर्स, ओके, और डिफेंस के मैटर्स, करेंसी, बस इतना सारा, और कम्युनिकेशन, सिर्फ ये मैटर सरेंडर करें हमने इंडियन यूनियन को, बाकी हमारी पूरी रेसिडुअरी पावर हमारे जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर के पास है। रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स कंसेंट टू सम लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स बिफोर पार्लियामेंट कैन मेक ए लॉ। आपको जम्मू कश्मीर की असेंबली का कंसेंट लेना पड़ता था इससे पहले कि पार्लियामेंट्री लॉ वहां पे अप्लाई हो सके। ओके, आर्टिकल 3 आप जानते ही हैं क्या है, ठीक है। अपहेल्ड किया कोर्ट ने लद्दाख को भी कि ठीक है आपने बना के ठीक किया। नो लिमिट ऑन प्रेजेंट पावर और पार्लियामेंट कॉम्पिटेंस टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। Center could impose precedent rule to carry out extraordinary actions through its own parliamentary majority that an elected government in the state may never do। अब ये चीज कल को केरल के साथ या किसी भी और स्टेट के साथ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ भी हो सकती है। तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये जो लैंग्वेज यूज की है ये थोड़ी तो चैलेंज होगी आगे चल के। चलिए, पुतिन, मिस्टर पुतिन गए थे गल्फ में, यूएई में गए थे, सऊदी अरेबिया गए थे, उसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट को इन्होंने खुद होस्ट किया था। अब जरा एक बात बताइए कि चलिए ईरान रशिया इनकी हालत सेम है कि दोनों को वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन लगे हुए इन पर, ठीक है, आइसोलेशन में जी रहे हैं दोनों। यूएई सऊदी अरेबिया ऑलमोस्ट वेरी क्लोज एलाइज हैं यूएसए के, ठीक है। उसके बाद भी आजकल ये दोनों कंट्रीज काफी ज्यादा अपने आप को स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमी असर्ट कर रही हैं अपनी, ठीक है, ये काफी ऑटोनॉमी असर्ट कर रही हैं। दूसरा, रशिया के पास है आपकी मिलिट्री पावर, चाइना के पास है इकोनॉमिक पावर, इन दोनों का गठजोड़ बहुत ज्यादा मजबूत है, फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत है, और ईरान को एक अपने आइसोलेशन से बाहर निकलने का जरिया मिल जाता है रशिया के साथ। इसके बाद जब यहां पर सऊदी अरेबिया यूएई ने इंटरेस्ट दिखाया रशिया के साथ एक नेगोशिएशन करने का, एक पार्टनरशिप करने का, और दोनों ने साथ में बोला कि हाँ वी आर टूगेदर। क्यों? क्योंकि देखिए रशिया का मेन गोल क्या है, एक तो खुद का आइसोलेशन ब्रेक करना एक जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं इसराइल को जो अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा है ना यूएसए इस वॉर में, तो रशिया चाहता है, यूएसए ने पहली बात तो अपनी यहां पर थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी खो दी है, बच्चे भी मर रहे हैं वहां पर, बट इसराइल को रिस्ट्रेन करने की बजाय वो अनकंडीशनल, अभी हमने देखा यूएन में जो रेजोल्यूशन आया उसको वीटो किया, ठीक है, यूएई ने स्पॉन्सर किया था। तो रशिया ने कहीं ना कहीं इस रीजन में अपनी जो गुडविल थी, जो क्रेडिबिलिटी थी, वो थोड़ी खो दी है। तो अब रशिया का गोल ये है कि पोस्ट वॉर क्या होगा इस रीजन में, पोस्ट वॉर, ठीक है, जब ये इसराइल हमास वॉर खत्म हो जाएगी तो उसमें सऊदी अरेबिया यूएई का रोल बहुत ज्यादा होगा, और उन्हें भी रशिया और चाइना जैसे पार्टनर चाहिए यहाँ पर, ओके, ताकि जब ये दोनों कंट्रीज इन दोनों कंट्रीज के साथ इस रीजन में पीस स्टैब्लिश करने के लिए नॉर्म्स बनाएंगी, तो वैसी बात है कि यूएसए का दबदबा इस बार बहुत कम होगा। ओके, तो चलिए, अबू धाबी आए थे, ये रियाद आए थे और ईरानियन प्रेसिडेंट से भी मिले, और ये भी बताया कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला हूं दोबारा 19 नेक्स्ट ईयर मार्च में। एक गोल था कि ओपेक प्लस के साथ भी एक कॉपरेशन करना था कि यार ऑयल प्राइसेस, ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा कम किया जाए ताकि प्राइसेस बढ़ सकें। ये इसके अलावा एक्सचेंज करना चाहते थे व्यूज ऑन यूक्रेन एंड गाजा। एंड रिमेंबर, इतना क्लोज मिलिट्री पार्टनरशिप होने के बाद भी कभी भी यूएई सऊदी अरेबिया ने यूक्रेन इन्वेजन को कंडेम नहीं किया है, ओके, दैट इज वन थिंग, कंडेम नहीं किया है। इंक्रीजिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू पैलेस्टीनियन ट्रैप्ड इन गाजा एंड बायलैटरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक टाइज। लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस विद द यूएस, ये सऊदी अरेबिया यूएई का है, okay, but now they are asserting their strategic autonomy and expanding ties with Russia and China. Neither UAE nor Saudi Arabia have supported US sponsored sanctions on Russia। अब ये भी देखिए, एक तो इन दोनों कंट्रीज ने यूक्रेन के इन्वेजन को कंडेम भी नहीं किया, दूसरा इन्होंने जो सैंक्शन लगाए हैं यूएसए और वेस्टर्न ने या रशिया पर, उन सैंक्शंस को भी फॉलो नहीं किया। तो ये दिखाता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। No, Russians have set up an alternate home, business and investment in UAE. West has placed UAE under scrutiny to ensure that restrictions on export of high-tech products to Russia are complied। अब ये भी याद रखिए, ठीक है, क्योंकि देखिए यूएसए ने क्या अपने उस पे वो लगाए थे चिप वगैरह इस सब पे कि आप लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे चाइना में जाके, ठीक है। उसी तरीके से ये हमेशा रहता है कि ये चिप्स वगैरह रशिया के हाथ पे नहीं लगनी चाहिए, ये एडवांस वेपन्स वगैरह में भी यूज होती हैं इस तरह की चीजें, हाई टेक टेक्नोलॉजी। बट इन कंपनीज पे ये रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि आप दुबई में जाके भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते या यूएई में नहीं कर सकते, कर सकते हैं वहां तो वाया यूएई ये रशिया के हाथ में ना जाए, इसलिए यूएसए ने या पूरे वेस्ट ने यूएई को स्क्रूटिनी में रखा है।
It has placed UAE under scrutiny to ensure that restrictions on export of high-tech products to Russia are complied. क्योंकि ये restrictions जो लगाई है उसको comply करे UAE. एंड रशिया ने भी कन्वे किया है अपना सपोर्ट सऊदी अरेबिया को उसके सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में. नाउ ईरान एंड रशिया they both are challenged to West global strategic leadership and seek realization of multipolar world order. Okay. तो रशिया, चाइनीज एंड ईरानियन इनकी नेवीज ने एक जॉइंट एक्सरसाइज भी की है अभी गल्फ ऑफ ओमान में. और याद कीजिए ईरान ने ड्रोन सप्लाई किए थे रशिया को भी यूक्रेन वॉर के लिए, साथ में एम्यूनिशन और बॉडी आर्मर्स भी. और ये ड्रोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने रशिया की हेल्प के लिए. तो ईरान को भी एक दोस्त मिल रहा है और रशिया को भी, और साथ में चाइना जैसी पावर का सपोर्ट तो है ही. रशिया's close ties to Iran, he would have told that UAE and Saudi Kingdom that Gaza war will not spread. Okay? क्योंकि ईरान ही है जो हिजबुल्ला और यमन में हाउदी रेबल्स को सपोर्ट करता है. राइट, हमने इन दोनों के बारे में बात की है. हिजबुल्ला ठीक है लेबनान में स्टैब्लिश है, हाउदी रेबल्स यमन में स्टैब्लिश है. इन दोनों को सपोर्ट कौन कर रहा है? ईरान. तो यहां पर यूएई और सऊदी में विजिट करके इन्होंने ये एक मैसेज भी कन्वे किया है कि हाँ हमारे टर्म्स ईरान के साथ अच्छे हैं एंड वी विल रिस्ट्रेन ईरान फ्रॉम सपोर्टिंग दिस हिजबुल्ला एंड हाउथीज इन यमन टू एंश्योर कि इस पूरे रीजन में एक स्टेबिलिटी बनी रहे. ओके. Second, Mr. Putin have sought a deeper strategic and political alignment in Gulf Cooperation Council states and Iran, presenting Russia and China as guarantor of regional peace. क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान की नहीं बनती, ठीक है, तो कोई तो एक मीडिएटर चाहिए ना बीच में जो इस रीजन की गारंटी ले. यूएसए का तो सबने देख लिया एटीट्यूड, वो इसराइल का फादर है तो वो न्यूट्रल नहीं रह सकता. लेकिन रशिया एंड चाइना यहाँ अश्योरेंस कर रहे हैं, वो गारंटी दे रहे हैं कि इस रीजन में पीस बना रहेगा, ईरान आपके अगेंस्ट कुछ नहीं करेगा और सऊदी अरेबिया आप ईरान के अगेंस्ट कुछ नहीं करेंगे. ओके. सो ये सेकंड पॉइंट हो गया. रशिया एंड चाइना's क्लोज अलाइनमेंट ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज प्रोजेक्टेड रशिया एज कॉम्प्लीमेंटिंग चाइना's डिप्लोमेटिक रोल. Putin sought the support of his Gulf interlocutors in post-Gaza war scenario. ये बहुत इंपॉर्टेंट, post-Gaza war scenario, and it would act unitedly with Russia and China. ताकि उस टाइम जब post-Gaza war जब रिकंस्ट्रक्शन किया जाए पूरे एरिया का, तो उस टाइम ये ना हो कि जो गल्फ कंट्री से ये आपस में ही खींचतान चल रही है, कतर कहीं जा रहा है, ईरान कहीं जा रहा है, यूएई सऊदी कहीं जा रहा है. नहीं, रशिया और चाइना वांट कि हम दोनों तो हैं ही आपके साथ, बट आप सब गल्फ वाले एक प्लान बनाइएगा कि आपको पोस्ट गाजा वॉर क्या करना है. ओके. यूएस विथ इट्स अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर इजराइल, यूएस हैज एक्सक्लूडेड इटसेल्फ एज अ क्रेडिबल प्लेयर इन वेस्ट एशिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये रिजर्वेशन रिलेटेड है, नथिंग इंपॉर्टेंट. ओके. सिर्फ एक बात है कि 1963 में केस आया था एमआर बालाजी, ठीक है. इसने कहा था रिजर्वेशन इज एन एक्सेप्शन और स्पेशल प्रोविजन, और इसने ये भी कह दिया था कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता. फिर 76 में इसको कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है सिर्फ, बट इट इज ए फसाड ऑफ इक्वालिटी रादर देन एन एक्सेप्शन टू इट, एंड 50% लिमिट ऐसी की ऐसी ही रही. मंडल केस आया 1990 में, इसने भी कहा 50% की लिमिट बाइंडिंग है, इससे आगे नहीं जा सकते. हाउएवर कुछ एक्सेप्शन अलाउ किए गए, जैसे अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं, और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया भी. उसके यहाँ आई थिंक 69% है, ठीक है. लेकिन इसको 9 शेड्यूल में डाल दिया गया बाद में ताकि चैलेंज ना किया जा सके. सारा पेंडोरा बॉक्स ओपन हुआ जब 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया. इसने 10% रिजर्वेशन दिया ईडब्ल्यूएस को, जिसने कि 50% की सीलिंग को ब्रीच कर दिया. बट कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो 50% की सीलिंग जो है वो तो कास्ट बेस के लिए है, एससी, एसटी एंड ओबीसी के लिए, ठीक है. ये तो इकोनॉमी वाला है, ठीक है, तो इस पे अप्लाई नहीं होती ये लिमिट. दिस लिमिट अप्लाइज ओनली टू नॉन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशंस. ओके. तो अब सभी स्टेट्स में लगभग 60% रिजर्वेशन तो मिनिमम हो ही गया है. नाउ अब दो चीजें आती है रिजर्वेशन में. एक कहा जाता है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दो, दूसरा कहते हैं प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन दो. प्रोपोर्शनेट मतलब जिसकी जितनी पॉपुलेशन उतना रिजर्वेशन. फॉर एग्जांपल एमपी में 87% पॉपुलेशन है एसटी एससी ओबीसी की, तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में दो, ठीक है. और जबकि कोर्ट कहता है कि नहीं, रिजर्वेशन इज जस्ट लाइक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, कि सफिशिएंट है, इसमें आप लोग को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा ताकि आप जॉब्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा पाएं, ठीक है. तो वो एडिक्वेट यानी आपकी पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमने मतलब एक मिनिमम दे दिया है 27%, 49% एंड सो ऑन, ठीक है. एडिक्वेट प्रोपोर्शन में नहीं दिया है पॉपुलेशन के, बट कई स्टेट्स अभी ये चीज कर रहे हैं. अगर हम ईडब्ल्यूएस को एक्सक्लूड भी कर देना तो भी छत्तीसगढ़ में 72% रिजर्वेशन है, तमिलनाडु में 69 है,
और ये प्रोटेक्टेड है अंडर 9th शेड्यूल। इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इनमें तो 80% तक है, ठीक है। आई थिंक अरुणाचल प्रदेश में ओपन कैटेगरी में सिर्फ एक ही सीट आती है पूरे साल में। ओके, तो ऑब्वियसली बिहार सरकार ने बढ़ा तो दिया है, बट वो कोर्ट में शायद टिक नहीं पाएगा। ये सब ब्राउजर्स हैं, कभी आपके स्टेट पीएससी वगैरह में पूछे तो सफारी, क्रोम, फायरफॉक्स, डॉल्फिन एक्स, ओपेरा मिनी। ये कैसे वर्क करता है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। प्रेसिडेंट एक्शन ड्यूरिंग स्टेट इमरजेंसी इज ओपन टू स्क्रूटिनी, ठीक है। अब ये तो कोर्ट ने कह दिया है कि यार सेंटर चाहे तो प्रेसिडेंट रूल के टाइम कोई भी चीज चेंज कर सकती है, बट उसके बाद भी उसने कहा है कि अगर इंटेंशन मैलाफाइड है तो ओपन इट इज ओपन टू स्क्रूटिनी। ये सी दिस, ये सब मैंने आपको समझा दिया है, तो मुझे लगता नहीं कि दोबारा, बट एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ। ऑन August 5, 19, President issued constitutional order which applied all the provisions of Indian Constitution to Jammu and Kashmir, and it inserted new Article 367(4) that replaced the word Constituent Assembly of the state under Article 73 में जो मेंशन था उसको रिप्लेस कर दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्ड को विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। और उस टाइम गवर्नर रूल कर रहे थे तो उनको ही मान लिया गया कि यही असेंबली है। क्वेश्चन वाज वेदर द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ आर्टिकल 360 इन दिसंबर, जब ये प्रोक्लेमेशन लगाया गया था प्रेसिडेंट रूल का, तो क्या इसका कोई रीजनेबल नेक्सस था कि पार्लियामेंट आगे चल के ये स्टेप लेने वाला है एक साल बाद, तो होगा। बट कोर्ट ने कहा है कि ये नेक्सस पेटिशनर पर है कि आप प्रूफ कीजिए कि वो प्रेसिडेंट रूल जो लगाया गया था ना वो इसी इंटेंशन से लगाया गया था कि हमें अब आर्टिकल 370 खत्म करना है, तो ये पेटिशनर का काम है। ये प्राइम मिनिस्टर के थोड़े से बोल बच्चन हैं इसमें, बट नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें टाइम वेस्ट मत करना अभी। नो, इंटरनेशनल रिलेशन पेज पर ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर है कि गवर्नमेंट देखिए, एक तो 50% फाइनेंशियल सपोर्ट देती है सेमीकंडक्टर की, अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हो तो, और 20% सब्सिडी देती है, यानी कि स्टेट 70% कॉस्ट बियर कर रही है इस वक्त सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर दिस कंपनीज कि आप आइए इंडिया में सेटअप कीजिए। 70% कॉस्ट तो गवर्नमेंट बियर कर रही है, आपको तो 30% ही है, पर प्रॉफिट आप जम के बना सकते हो। तो ये सब है क्योंकि हम बनना चाहते हैं सेमीकंडक्टर हब। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सारी चीजें ऑलरेडी मेंस 450 प्लस की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले। ऑलराइट, तो ये बाकी स्पोर्ट्स न्यूज है। इंडियन एक्सप्रेस पे चलते हैं। ओके, कश्मीर मैटर अभी पूरा क्लियर है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो फिर मैं कभी, अगर आपको चाहिए और एक्सप्लेनेशन इस पे, तो आप मुझे बोल सकते हैं। हम लोग इसको मेन सीरीज में एक सेपरेट लेक्चर के फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है, अगर जरूरत है तो। ओके, बट मुझे लगता है कि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आप इंटरव्यू में क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये सीएम एजुकेशन हेल्थ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, मिस्टर केजरीवाल कह रहे हैं। नहीं, बात वो आ जाती है कि गांधी जी की बात को याद कीजिए। अब फर्स्ट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। एक भी एमएलए इंक्लूडिंग मिस्टर केजरीवाल के बच्चे हों या मनीष सिसोदिया जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो कहते थे हम एजुकेशन रेवोल्यूशन लेके आए, किसी के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाते। ओके, एंड दे क्लेम कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए। वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए तो थोड़ा खुद पे भी अप्लाई कर लो। हेल्थ, मिस्टर केजरीवाल, मिस्टर मनीष सिसोदिया, केजरीवाल की वाइफ, सबके ट्रीटमेंट अपोलो और मैक्स हॉस्पिटल में हुए हैं। ओके, किसी की ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुए। उसके बाद भी कहते हो कि हेल्थ में भी हम क्रांति लेकर आए। तो बात यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सी आ जाती है एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्स्ट प्रैक्टिस व्हाट यू आर प्रीचिंग। अगर वर्ल्ड क्लास स्कूल है तो फिर पढ़ाई है ना बच्चों को, बट वो इंडियन पॉलिटिशियंस का प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे एक चीज अच्छी की है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रोल आउट द लाइव फीड ऑफ सीसीटीवी। ओके, 5 मिनट का एक्सेस दिया जाएगा पेरेंट्स को कि आप देख सकते हैं बच्चों को स्कूल में, ठीक है, बट जूमिंग नहीं कर सकते। रूल फॉर पेरेंट्स टू वॉच देयर किड्स इन क्लास, एंड दिस इज रियली गुड। आजकल बच्चे बंक मार के पता नहीं कहाँ कहाँ मंडराते रहते हैं, सो दैट इज एक्चुअली गुड। बट उसके खिलाफ भी लोग पेटिशन लगाने आ जाएंगे दिल्ली हाई कोर्ट में कि ये प्राइवेसी का वायलेशन है एंड सो ऑन। ओके, कांग्रेस ने अपना स्टैंड कहा है तो उनका भी स्टैंड बस यही है कि इलेक्शन कंडक्ट कराइए जल्दी से और स्टेटहुड ग्रांट कीजिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये है मिस्टर करण सिंह, ठीक है, ही वॉज सन ऑफ जम्मू कश्मीर लास्ट मोनार्च महाराजा हरि सिंह। तो ये भी कह रहे हैं कि सब सही हुआ है, अब और फतवा इशू नहीं होते हैं, बंद के कॉल नहीं दिए जाते हैं, स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है। एंड सी, ये जो कश्मीर के पॉलिटिशियंस थे ना, इनकी एक आदत गंदी भी थी। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों, 8-8 साल की बच्चियां यार पत्थर मार रही हैं वहां।
खुद के बच्चे सिंगापुर में पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, एंड यहाँ पे कहते हैं कि नहीं नहीं, इस्लाम खतरे में आ जाएगा, मुस्लिम खतरे में आ जाएंगे, तो फिर अपने बच्चों को भी लड़ा लो, उनसे ही पत्थरबाजी करवा लो। कश्मीर के पॉलिटिशियंस ने सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और किसी ने एक्सप्लॉइट नहीं किया जितना इन्होंने खुद किया है। जम्मू कश्मीर गॉट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर द क्लेम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, यूटी हैज रिसीव्ड प्रपोजल वर्थ 85,000 करोड़ इन 42 इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, बट एक्चुअल एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जितनी आई, प्रपोज छोड़िए, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2,000 करोड़ तक ही आई है, ज्यादा नहीं है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सबसे ज्यादा अगर कोई पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर में तो वो है टूरिज्म का। ठीक है, जो कि दिस इज ग्रॉसली अंडर यूटिलाइज। और गवर्नमेंट G20 के टाइम पे फॉरेन डेलीगेट्स को लेकर भी गई थी कश्मीर फॉर टूरिज्म मीट, ये दिखाने के लिए कि सब कुछ यहाँ पर बहुत नॉर्मल है। सॉलिसिटर जनरल हैं हमारे तुषार मेहता, ये थोड़ा सा याद रख लीजिए अगर आप लोग, क्योंकि मुझे श्योर है कि आप में से कुछ लोग स्टेट पीएससी तो देते ही होंगे, तो वहां इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन है, सीएजी कौन है, मिस्टर मुर्मू। ठीक है, होम सेक्रेटरी कौन है, मिस्टर भल्ला, एंड इस तरह की चीजें। तो ये बाद में बैठ के स्टेट पीएससी अगर दे भी रहे तो रट्टा नहीं मारना है, ये न्यूज़पेपर में आता रहता है, इनसे फेमिलियर हो जाओ। ओके, लास्ट ईयर 16 लाख टूरिस्ट आए जम्मू कश्मीर में। ओके, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आर फॉर जम्मू। ओके, एंड इट जनरेट 1 लाख जॉब्स एंड सो। ठीक है, उसमें बाकी आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जो टनल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं, वो सब मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने फाइनली ये स्टैंड दिया है कि देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कलेक्ट एक्यूरेट डेटा ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, दिस गवर्नमेंट टोल्ड टू सुप्रीम कोर्ट। पहले तो सेक्शन 6 जान लो यार क्या है। सेक्शन 6, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, असम अकॉर्ड साइन किया गया था वहां के लोगों के साथ, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे असम में बांग्लादेशी इतने ज्यादा आ गए हैं कि हम आसमीज लोग ही माइनॉरिटी में आ गए। ठीक है, तो फिर एक मूवमेंट हुई लेड बाय स्टूडेंट्स, फिर राजीव गांधी गवर्नमेंट ने उनके साथ एक असम अकॉर्ड साइन किया, उसमें सेक्शन 6 इंसर्ट किया गया। इट इज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट एक्यूरेट डेटा ऑफ सच इलीगल माइग्रेंट्स, the estimated inflow of illegal migrants to Assam and other northeastern states after March 25, 1971। ये मार्च कट ऑफ लाइन क्यों रखी गई, क्योंकि यही वो डेट थी जिसके बाद से पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश में लोगों को मारना शुरू कर दिया था, और काफी सारे बांग्लादेशी जो लोग थे वो इंडिया की तरफ आने शुरू हो गए थे। सेक्शन 6A, इसके खिलाफ काफी सारी पेटिशंस लगी हुई हैं, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लगाया गया था फॉलोइंग द साइनिंग ऑफ असम अकॉर्ड। होम सेक्रेटरी आ भी गया उनका नाम, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, सेड दैट टोटल ऑफ ऑलमोस्ट 14,300 फॉरेनर्स वर डिपोर्टेड इन फ्रॉम 17 to 22। तो इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, तो अब जितने आइडेंटिफाई हुए एटलीस्ट उनको डिपोर्ट करना चाहिए, बट बांग्लादेश इस मामले में रेफ्यूज कर जाता है। वो कहता है ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, हमें कुछ नहीं पता। नहीं, बट ये जो डिपोर्ट भी हुए हैं वो लीगली थे मोस्टली, तो इलीगल तो काफी कम थे उसमें, जो ओवरस्टे कर गए थे, वीजा वायलेशन के कर रहे थे। ठीक है, इनको डिटेक्ट किया जाता है बाय फॉरेनर ट्रिब्यूनल। अब प्रॉब्लम आती है कि वेस्ट बंगाल के साथ जो बॉर्डर शेयर होती है ना, उसमें से 78% की फेंसिंग हो रखी है, बाकी ओपन है। तो वो पोरस बॉर्डर्स ऐसी हैं जैसे कुछ रिवर्स वगैरह हैं, रिवर भी नहीं कह सकते, नाले टाइप हैं, वहां से क्रॉस करके आ जाते हैं, कि उनको फेंसिंग करना आसान नहीं है। दूसरा, कुछ माउंटेनस ऐसे एरियाज हैं जहां से आप रात को घुस आते हो, और कई बार तो फेंसिंग के ऊपर से भी टिन शेड डालते हैं दोनों साइड से, और चढ़ के इस तरफ आ गए। ठीक है, नाउ ड्यू टू नॉन कॉपरेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट दैट इज बंगाल regarding resolving various issues of land acquisition, considerable delays in acquiring the necessary land। okay, वो लैंड नहीं एक्वायर कर पा रहे हैं बंगाल गवर्नमेंट के नॉन कॉपरेशन की वजह से, तो उस वजह से फेंसिंग कर नहीं पा रहे उतनी तेजी से। अब ये बांग्लादेश शेयर किसके साथ करता है, तो पहली बात तो बांग्लादेश है जिसके साथ इंडिया सबसे बड़ी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। गलती से चाइना या पाकिस्तान मत मार देना, बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, और कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, 5 स्टेट्स टच करते हैं बॉर्डर। ठीक है, काफी पोरस है, क्रिस क्रॉस बाय रिवर्स, नाला छोटे छोटे, ओके, हिली माउंटेनस टेरेंस। ओके, तो जो ऐसा एरिया है जहां पर फेंसिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर हमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस यूज करें। ओके, फॉरेन पॉलिसी, कांग्रेस का कहना है कि गवर्नमेंट को अपनी फॉरेन पॉलिसी एटलीस्ट पार्लियामेंट में डिस्कस करनी चाहिए। ठीक है, मॉलडीव्स में इलेक्शन हुए, वहां पे नारे लगे कि भारत को बाहर रखो, गो बैक इंडिया, इस तरह के, तो इंडिया की छवि तो खराब हो रही है ना वहां। तो इस तरह की चीजें आपको डिस्कस करनी चाहिए पार्लियामेंट में, बट गवर्नमेंट करती नहीं है, वो सब अपने आप से ही करती है, वो उसने पार्लियामेंट को बस नाम के लिए ही बना रखा है। एनीवे, 8 नेवी ऑफिशियल्स हु रिसेंटली सेंटेंस्ड टू डेथ इन कतर,
पीओके चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर वहां से पास हो रहा है, कनाडा के साथ रिलेशन खराब हो चुके हैं, इवन यूएसए की भी जस्टिस डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी हमारी सॉइल पर। इसराइल हमास वॉर पर हमारा स्टैंड उतना क्लियर नहीं है अभी। ओके, सो देयर शुड बी एन ओपन डिस्कशन ऑन फॉरेन पॉलिसी इन दी हाउस। फॉरेन पॉलिसी, सरकारें तो बदलती रहेंगी, पार्टियां बदलती रहेंगी सेंटर में, बट मैं फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी बनी रहे उसके लिए जरूरी है कि चीजें पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर पर डिस्कस होती रहें। अब जब ये क्रिमिनल लॉस आए थे तब मैंने आपको कहा था इनको पढ़ने में जल्दबाजी मत कीजिए, मैगजीन्स वालों ने छाप दिया, बच्चों ने भर भर के नोट्स बना लिए, अपना टाइम खराब किया। अब गवर्नमेंट कह रही है अभी हम इनको विड्रॉ कर रहे हैं, इनको हम दोबारा से बना कर लाएंगे, क्योंकि वो बहुत हरी में लाए गए थे, वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब भी कोई बिल पेश किया जाए, नो मैटर हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, जब तक वो एक्ट ना बन जाए उसको पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये यूट्यूबर्स जो उस पर एक एक घंटे के वीडियो बना रहे हैं, मत अपना टाइम वेस्ट करो। उनका काम है बनाना, उन्हें वॉच आवर्स चाहिए, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? जब तक एक्ट नहीं बन जाए उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑल राइट, इसे मैं न्यूज़पेपर में टोटल स्किप कर दिया था कि इसको नहीं देखना है अभी, जब एक्ट बनेगा तब देखेंगे। चलिए, यहाँ पर एक अच्छी चीज हुई है, इंडिया लेड ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, ये लॉन्च किया गया COP 28 पे, तो याद रखिएगा। अब ये सब मैं आपको एक दिन पुराने वीडियोस में जाइए 5-6 दिन पहले के इंडियन एक्सप्रेस के, उसमें आपको दिख जाएगा ये नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको उसमें दी थी, और नोट्स इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दी थी टेलीग्राम ग्रुप में। सो नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा which implements the Namami Gange program has launched Global River City Alliance। COP 28 में लॉन्च हुआ है। इसमें और सिटीज ऐड कौन सी हुई हैं? डेन हाग फ्रॉम नीदरलैंड, एडिलेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड जोलनॉक फ्रॉम हंगरी, इन्होंने ज्वाइन किया है। देखिए, गोल वही है, रिवर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ओनियन प्रोक्योर करेंगे। सेंटर हैज प्रोक्योर्ड 5 लाख टन ऑफ ओनियन टू क्रिएट ए बफर स्टॉक। बफर स्टॉक रखेंगे ताकि कल को अगर प्राइस बढ़ते हैं मार्केट में तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से रिलीज कर सकती है मार्केट में। ठीक है, सीबीआई एंड यूएसए की एफबीआई इट डिस्कस कोऑपरेशन इन टैकलिंग साइबर क्राइम, cyber related financial crime and sharing of evidence in bringing criminals and fugitives to face justice. Challenges are posed by organized crime network, cyber enabled financial crime, ransomware threat, economic crimes and transnational crimes. ओके, ये है मिस्टर एनके सिंह, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। इन्होंने एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दिया था, बट अपनी तरफ से रेकमेंड किया था, उन्होंने जबरदस्ती इंप्लीमेंट करने को नहीं कहा था गवर्नमेंट को, कि जीएसटी में से एक फिक्स परसेंट, सपोज 3%, ऐसा फिक्स शेयर दे दिया जाए अर्बन लोकल बॉडीज को एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। क्यों? क्योंकि 73rd 74th अमेंडमेंट ने क्या कहा था कि 3F का डिवोल्यूशन होना चाहिए, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज का। लेकिन इनको छोड़ दिया था स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी पर, कर लेना अपने हिसाब से, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने नहीं किया है, बिकॉज कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे क्षेत्र में, अब जैसे सपोज एक एमएलए को पकड़िए, विधायक को, क्या वो चाहेगा कि वो जहां से आता है उसी सिटी का मेयर भी बहुत स्ट्रांग हो, या वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा हो, उसके पास फंड आ रहे हो, तो वो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े? इस वजह से ये डिवोल्यूशन कभी स्टेट गवर्नमेंट ने करने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, अब जब तक आपके पास फंड्स नहीं आएंगे आप क्या डेवलपमेंट कर लोगे, चाहे आप मेयर बन जाओ या गांव के सरपंच बन जाओ। ठीक है, तो इसलिए इनका एक रिकमेंडेशन था कि हमें 3% शेयर फिक्स कर देना चाहिए जीएसटी में, कि ये आपको अर्बन लोकल बॉडीज और पीआरआई को डायरेक्ट दिया जाएगा, डायरेक्टली फ्रॉम सेंटर। ठीक है, बट इन्होंने कहा था कि देखिए ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं, तो मेरा डोमेन से बाहर थी, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें इस तरह की चीज करनी चाहिए। तो ये आप भी अपने वे फॉरवर्ड में जरूर यूज कीजिएगा जब भी आप पंचायती राज या अर्बन लोकल बॉडीज पे क्वेश्चन लिखेंगे। ये कर ली हमने इसकी बातें, कश्मीर वश्मीर की हो गया बस। ये COP 28, तो ये आज ट्यूसडे है, आज शायद इसका फाइनल डॉक्यूमेंट आ जाएगा, तो उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे, जो भी चीजें निकल के आती हैं उसमें। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही आर्टिकल लिखा है, सिर्फ बोल बच्चन है, अगर आपको पढ़ना है तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड नॉट रिकमेंड। ओके, ये सब यहाँ पे अपने अपने ओपिनियन दिए हैं, किसी ने एंड ऑफ स्पेशल स्टेटस, इंप्रूव प्रोस्पेक्ट ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी, कुछ हैं स्पेशली कम्युनिस्ट जो कह रहे हैं कि नहीं ये तो गलत हुआ है। ठीक है, द आर्टिकल ऑफ फेथ एब्रोगेटेड इट, court failed to recognize that for overwhelming majority of Kashmiris, Article 370 was not mere a constitutional provision, but again गलत बोल रहे हैं, क्योंकि कश्मीरीज का ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है आर्टिकल 370 में, एंड सिर्फ पॉलिटिशियंस एंड जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनका भला हुआ है। एनीवे, आगे चलते हैं।
ये वही सब है, लेकिन हाँ बोमई जजमेंट को इसमें रेफर क्यों किया है कोर्ट ने, इसको देख लेते हैं। ये केस था क्या था, इसने कहा, इसमें कह दिया था कि प्रेसिडेंट डिसीजन वुड बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ओके, आप चैलेंज तो कर सकते हो, लेकिन वहां जाके आपको ही प्रूव करना होगा कि प्रेसिडेंट ने जो किया है वो गलत किया है। वो पेटिशनर पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वर्डिक्ट क्या था, कि इट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑन ग्राउंड ऑफ इलीगैलिटी, मैलिफाइड, एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन, अब्यूज ऑफ पावर और फ्रॉड, एंड सेड दैट द मटेरियल रिलाइड ऑन फॉर मेकिंग द डिसीजन कैन बी रिव्यूड। कोर्ट उस मटेरियल को रिव्यू कर सकता है जिस बेसिस पर प्रेसिडेंट ने वो डिसीजन लिया है। द वर्डिक्ट ऑल्सो मेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल नेसेसरी for imposing president's rule. Only after the proclamation is approved by both houses of parliament can the president exercise the power. तब तक प्रेसिडेंट पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो सिर्फ सस्पेंशन में रख सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को। If parliament did not approve the proclamation within 2 months, the dismissed government would stand revived. Okay, ये बॉमी केस जजमेंट था बस। ओके, यहाँ पे जस्टिस कॉल जो थे, इन्होंने कहा था कि एक बॉडी सेटअप करनी चाहिए, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। इसका काम क्या होगा, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, दैट इज टेररिस्ट एंड रेडिकल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड recommend measures for reconciliation. The official mechanism to acknowledge and reveal wrongdoings by the government. First, फोकस ऑन दी पास्ट रादर देन ऑनगोइंग इवेंट्स। ओके, ये जो कंसिलिएशन कमीशन बनेगा, इसका पास्ट में जैसे कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उस पर फोकस करना है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग द पैटर्न ऑफ इवेंट्स, कि एक कॉलोनी में जाके हिंदुओं को छांट छांट के मारा गया, मुस्लिम्स को टच नहीं किया, हिंदुओं को मारा गया। ठीक है, तो वो एक पैटर्न था उसमें। एंगेजिंग डायरेक्टली एंड ब्रॉडली विद द अफेक्टेड पॉपुलेशन, आज भी जो टेंट में रह रही है दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, उनके साथ एंगेज करने की जरूरत है। ए टेम्पररी बॉडी विद द एम ऑफ कंक्लूडिंग ए फाइनल रिपोर्ट। इट इज अ टेम्पररी बॉडी, ओके, परमानेंट नहीं होगी, सिर्फ ये कमीशन सेटअप की जाएगी इंक्वायर करने के लिए और फिर अपना काम करके खत्म। ऑफिशियली ऑथराइज्ड और एम्पावर्ड बाय स्टेट अंडर रिव्यू। इट इज नॉट सेम एज क्रिमिनल कोड एंड इंस्टेड फॉलो ए ह्यूमनाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड प्रोसेस। ये मिनिस्टर है मिस्टर पुरी, अब भी कह रहे हैं कि कुकिंग गैस प्राइस इन इंडिया आर अफोर्डेबल देन अदर्स। अगर आज अफोर्डेबल तो फिर जब 400 का था तब इतना हल्ला क्यों करती थी बीजेपी। वो डबल स्टैंडर्ड वाली बातें हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना was launched in 2016 to provide poor household access to LPG as a cooking fuel and discourage the use of traditional kitchen fuels like firewood, cow dung, which are more polluting and pose health hazard. Okay, that's it I think. Okay, that's it for this session. I hope you like the lecture. मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकता था कश्मीर इशू को मैंने उतना किया है, और इसके अलावा भी अगर कभी आपको लगेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको इसको और डिटेल में जानना होगा तो जान लेंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमने मोर देन सफिशिएंट जान लिया है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।